नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो जारी किया था। खास करके 1914 के बाद में जो लोग रिटायर्ड हुए या अभी कार्यरत है, उन्होंने जॉइंट ऑप्शन भरते वक्त क्या क्या करना चाहिए, उसकी सेंट्रल आइडिया कल के वीडियो में दिया था। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने मुझे हिंदी में भी वीडियो जारी करने के लिए कहा है, इसलिए आज का वीडियो उसी सब्जेक्ट पर हिंदी में जारी कर रहा हूँ। अभी ऑनलाइन जो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरना है, जो ईपीएफओ ने निर्देशित किया है, उसमें ज़्यादातर पैराग्राफ 26(6) उसको इम्पोर्टेंस दिया है और बहुत सारे लोगों ने 26(6) का जॉइंट ऑप्शन नहीं दिया है। इसलिए जो भी सर्कुलर अपने पास उपलब्ध है, उसी को आधार मानते हुए हमें वो सर्कुलर जो ऑप्शन सबमिट करना है ऑनलाइन पर, वो अटैच करना पड़ेगा। आगे जाने के पहले मैं आपको प्यारा 26 से क्या है, इसकी थोड़ी सेंट्रल आइडिया देता हूँ। पैराग्राफ 26(6) ए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 में समाविष्ट है। उसका मतलब ऐसा है कि अगर आपको सीलिंग लिमिट के अभाव, यानी 5,000, 6,500 या 15,000 के अभाव, अगर आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है प्रोविडेंट फंड में, तो आपको जॉइंट रिक्वेस्ट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, उनकी जॉइंट रिक्वेस्ट ईपीएफओ को फाइल करना पड़ेगा और उनका कंसेंट आने के बाद आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन इसका आकलन किसी को नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने जॉइंट ऑप्शन जो है कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रोविडेंट फंड में, वो नहीं दिया था। और ये जो प्रावधान ईपीएफओ ने जो कंपलसरी किया है, उसके पीछे ऐसा रीज़न है कि आरसी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 4 अक्टूबर 16 का निर्णय है, उसमें ऐसा लिखा है कि 26(6) का ऑप्शन ये कंपलसरी है। यानी उसमें ऐसा वर्डिंग है कि पैराग्राफ 26(6) इज नेसेसरी प्रीकर्सर टू द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर क्लास 11(3) ऑफ द पेंशन स्कीम। यानी जब तक हम 26(6) का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते, तब तक मुझे 11(3) का फायदा या 11(4) का फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा इसमें लिखा है। यानी आरसी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में पैराग्राफ 10 में ऐसा लिखा है। इसलिए ईपीएफओ ने ये प्रावधान किया है और अपने को वो जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसमें ये सब अटैच करना है। तो उसके लिए हमने कुछ सर्कुलर सर्च किए हैं। तो पहले एग्जम्प्टेड जो ट्रस्ट है, यानी जिन्होंने एग्जम्पशन लिया है और खुद का ट्रस्ट बनाया है, और वो उनके खुद के ट्रस्ट रूल है, दैट इज कॉल्ड द
एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट और उनके लिए सर्कुलर है कि पहला सर्कुलर है E/3277/REL/154 डेटेड 7/5/2007 और दूसरा एक सर्कुलर है ACC/HR&R/Amendments/Compliance/374/1108 डेटेड 3/1/2013। तो उन्होंने इस सर्कुलर में या इस लेटर में लिखा है कि अगर एग्जम्प्टेड ट्रस्ट है तो उन्हें पैराग्राफ 26(6) की पूर्तता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके प्रोविडेंट फंड रूल में ऐसा लिखा है या उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सीलिंग लिमिट के अभाव है। यानी पर्टिकुलरली 1997 से ये जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% ऑफ बेसिक प्लस DA है, विच इज अबाव द सीलिंग लिमिट ऑफ ₹5,000 एंड 6,500। सो ये एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो गया। और नॉन एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक जो सर्कुलर हमें मिला है या लेटर बोल सकते हैं आप, Pension-1/12/93/96/Amendment/Volume 4/16762 डेटेड 22/1/2019। तो इसमें ऐसा लिखा है कि अगर आपने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है सीलिंग लिमिट के अभाव और EPFO ने एक्सेप्ट किया है तो उसमें ऐसा है कि डू नॉट इंसिस्ट फॉर exercise the option under paragraph 26(6) of the Employees Provident Fund Scheme 1952। सो जो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट है उनके लिए वो 2 सर्कुलर है और अनएग्जम्प्टेड जो ट्रस्ट है, अनएग्जम्प्टेड जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए ये आखिरी का जो 22 जनवरी 2019 का जो सर्कुलर है वो हमें वहाँ पर अटैच करना है, क्योंकि ये कंपलसरी है। सो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म टू बी सबमिटेड टू द EPFO। आपको उसके लिए पहले यूनिफाइड पोर्टल -MEM-EPFindia.government.in/member interface POHW पर जाना है। और उसके बाद में जब आप जाते हैं तो जो आप लिंक ओपन करते हैं तो वहाँ पर आएगा एप्लीकेशन फॉर जॉइंट ऑप्शन। सो एप्लीकेशन फॉर जॉइंट ऑप्शन आने के बाद में वहाँ पर 4 स्टेजेस दिए हुए हैं। पहला स्टेज है गेट अथॉराइजेशन पिन, दूसरा स्टेज है वैलिडेट यूजर, तीसरा स्टेज है सबमिट एप्लीकेशन और चौथा स्टेज है एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेटेड। तो जब आप गेट अथॉराइजेशन में जाते हैं तो प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन है तो PPO नंबर, आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आधार लिंकेड मोबाइल नंबर और जो भी कैप्चा आएगा उसको फुलफिल करना है। आपको ये गेट अथॉराइजेशन पिन मिलने के बाद में फिर आपका सेकंड स्टेज आता है वैलिडेट यूजर, सबमिट एप्लीकेशन एंड लास्टली एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेटेड। सो जब आप सेकंड स्टेज में जाते हैं वैलिडेट यूजर में तो वहाँ पर आपको कुछ कॉलम दिखेंगे। वो कॉलम जो है वो ऐसे है, वेदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड ऑन वेजेस एक्सीडिंग स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग ऑफ ₹5,000। तो इसमें यस और नो उसमें चॉइसेस लिखा है, तो यू हैव टू टिक मार्क ऑन यस। तो इसमें यस लिखना है क्योंकि आपका 5,000 के सीलिंग के ऊपर वहाँ पर कंट्रीब्यूशन हुआ है, इसलिए।
उसके बाद में उसमें लिखा है कि प्लीज अटैच परमिशन अंडर पैरा 26(6) ऑफ ईपीएफ स्कीम। तो इसमें एग्जम्प्टेड ट्रस्ट ने जो सर्कुलर अटैच करना है वो है, एक तो 7/5/2007 का एक सर्कुलर है और दूसरा सर्कुलर है 3/1/2013 का। ये अनएग्जम्प्टेड ट्रस्ट ने वहाँ पर अटैच करना है, जहाँ प्लीज अटैच परमिशन अंडर पैराग्राफ 26(6) ऑफ ईपीएफ स्कीम वो लिखा हुआ वहाँ पर है, वहाँ पर। और उसका जो साइज है 250 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये सर्कुलर में या लेटर में उसका साइज 250 KB के ऊपर होगा तो आपको उसको कंडेंस करना पड़ेगा और कंडेंस करने के बाद ही आप अटैच कर पाएंगे। और इसमें जो अनएग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने ये जो 22 जनवरी 2019 का जो सर्कुलर है या लेटर है वो आपको इसमें अटैच करना पड़ेगा। तो ये सेकंड स्टेज इसमें हो गया। बाद में थर्ड में जो आएगा, वेदर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन was received on wages exceeding statutory wage ceiling of ₹6,500। यानी ये जो अमेंडमेंट हुआ है 6,500 का सीलिंग का, पहले 5,000 था नवंबर 95 से 2001 तक, और 1/6/2001 से इसका लिमिट सीलिंग लिमिट 6,500 हुआ। तो 1/6/2000 के बाद में जब ये सीलिंग लिमिट 7,500 हुआ तो उसके ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन गया है। तो इसमें यस और नो लिखना है, आपको यस लिखना है। और यस लिखने के बाद में फिर आपको वही 26(6) का परमिशन जो है वो अटैच करना है। तो मैंने पहले जैसे एग्जम्प्टेड और अनएग्जम्प्टेड के लिए लेटर बताया, वही लेटर यहाँ पर अटैच करना है। और बाद में वहाँ पर ये सब होने के बाद में वहाँ पर और पॉइंट आएगा, वेदर मेंबर वांट्स टू यूज एक्यूमुलेशन अवेलेबल इन हिज अब्लिक हर पीएफ अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यू कंट्रीब्यूशन फॉर हिज ऑप्शन। यानी जो एग्जिस्टिंग में एम्प्लॉय है और उनका जो एक्यूमुलेशन वहाँ पर है सीपीएफ पोर्टल में, तो इसमें यहाँ से ही यानी जो भी उनके सीपीएफ कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो भी जमा है वो वही से प्राइवेट पेंशन फंड में डाइवर्ट करने की अनुमति हम देते हैं, ऐसा उसमें लिखा है। तो हम उसमें यस करके मार्क करना चाहिए। और जो ऑलरेडी रिटायर्ड है वह 1 सितंबर 14 के बाद में उनको नॉट एप्लीकेबल करके ऐसा लिखना है। तो बाद में फिर ऐसा कॉलम आया है कि हाउ मच इज द प्रोविडेंट फंड अकाउंट बैलेंस ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑप्शन। तो जो एग्जिस्टिंग में लोग हैं तो वहाँ पर सीपीएफ पोर्टल में जाके उनका कितना अमाउंट बैलेंस है वो आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में कितना जमा है, और ये जो अमाउंट है वो आप लिख सकते हैं। जो रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए ज़रूरत नहीं, उन्होंने नॉट एप्लीकेबल ऐसा लिखना चाहिए। और बाद में ऐसा उसमें लिखा है कि प्लीज़ अपलोड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सच एज अकाउंट स्लिप, पेजेस ऑफ द पासबुक एट्सेट्रा। तो जो एग्जिस्टिंग में लोग हैं एम्प्लॉयज़ है वो जो डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को सीपीएफ पोर्टल में वो इंफॉर्मेशन या हर एक ईयर का लेजर अकाउंट भी मिलता है, तो उसकी कॉपी आप वहाँ पर जोड़ सकते हैं। और ध्यान में रहे कि उसका जो साइज़ है वो 250 KB के नीचे होना चाहिए। और ये जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर जोड़ना चाहे तो जब रिटायर्ड हुए हैं, रिटायर्ड के बाद में फाइनल सीपीएफ पेमेंट स्लिप मिलता है अपने को, उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन लिखा रहता है। तो जो रिटायर्ड हुए 1/9/14 के बाद में वो जो लास्ट फाइनल सेटलमेंट है
कॉपी है वो कॉपी इसमें जोड़ सकते हैं। और अभी जो कॉलम है वो रिटायरमेंट वालों के लिए है जो 1/9/14 के बाद में रिटायर्ड हुए। वेदर मेंबर इज गिविंग अंडरटेकिंग टू डिपॉजिट द कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ड्यू टिल डेट ऑफ पेमेंट थ्रू हिज लास्ट एम्प्लॉयर। तो इसमें यस करके लिखना है, हम इंटरेस्ट के सहित एम्प्लॉयर के थ्रू ये अमाउंट भरना चाहते हैं। उसके बाद में प्लीज़ अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऐसा लिखा है। तो ये जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है 1/9/14 के बाद में, उनके पास लास्ट CPF सेटलमेंट का जो लेटर है वो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। बाद में 5-6 डिक्लेरेशन में 5-6 पॉइंट्स है और वो पॉइंट्स अपने को यस करके आई एग्री करके उसको टिक मार्क करना है। और आई एग्री करके टिक मार्क करने के बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका जनरेट होगा और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा और सबमिटेड सक्सेसफुली ऐसा वो वहाँ पर रिमार्क्स आएगा। तो ये मेथड है, आपको इस हिसाब से ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके लिए आप यूनिफाइड पोर्टल पर जाना है और अगर आपके पास PPO का इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो पहले ऑनलाइन सबमिशन आपको करने के पहले आपको उस वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा जिसमें PPO का इंक्वायरी है। तो वो PPO का जो सीट है वो आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट और एम्प्लॉयज़ फैमिली पेंशन स्कीम 1971 से लेकर 95 तक क्या पोजीशन थी वो भी उसमें लिखा आता है। तो वो दैट यू हैव टू अबाइड इट। सो आई थिंक आपको ये सब बातें समझ में आई है और आप इस हिसाब से फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। और जो सर्कुलर अटैच करना है वो सर्कुलर मेरे पास उपलब्ध है और मैंने जो नेशनल एजुकेशन कमेटी है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95, उनके पास ये सब सर्कुलर मैंने उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया है। आप वो सर्कुलर जो है वो आप देख सकते हैं। अगर वो उसका साइज़ ज़्यादा होगा तो उसको कंडेंस कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय या ऑनलाइन सबमिशन करते समय कुछ अगर आपको दिक्कत आती है तो आप नेशनल एजुकेशन कमेटी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95 को पूछ सकते हैं या मुझे भी, मेरे से भी आप वार्तालाप कर सकते हैं और आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो डिफ़िकल्टीज़ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कृपा करके आपको जो भी कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो अगर आप इवनिंग में मुझे मेरे से बात करते हैं तो ज़रा अच्छा होगा, क्योंकि दिन में मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ कुछ काम की वजह से। तो कृपया आप इवनिंग में बात करिए या फिर जो भी कुछ आपको भेजना है आप व्हाट्सएप पर भेजिए, क्योंकि मैं अगर फ़ोन पर रिस्पांस नहीं किया तो व्हाट्सएप पर रिस्पांस कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ओके, थैंक यू वेरी मच।